ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आज भी देश के कई हिस्सों से पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई में यहाँ लगातार केसेस कम हो रहे हैं। आज मुंबई में सिर्फ 5,956 नए मामले दर्ज हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,527 नए मामले आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो घटकर 27.99% हो गया है। इसके अलावा कर्नाटक में आज 27,156 केसेस आए हैं। कल 34,000 से ज्यादा केसेस आए थे। लेकिन अगर इन कम होते केसेस को आप कोरोना की तीसरी लहर का पीक मान रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से हिस्सों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे गुजरात, यहाँ कल 10,000 के करीब केसेस आए थे, आज 12,753 नए केसेस आए हैं। केरल में एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, आज 22,946 नए केसेस केरल में आए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि इन कम होते केसेस को पीक मानने की गलती हमें नहीं करनी है, बल्कि अभी भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर आधारित। 14 जनवरी को भारत में केस आए 2,68,833। 15 जनवरी को यह संख्या बढ़ी और केस आए 2,71,000 से ज्यादा। और 16 जनवरी को भारत में केस घटे और 2,58,000 के करीब केस आए। इसलिए यह सवाल उठे कि क्या भारत में तीसरी लहर का पीक आ गया? क्या तीसरी लहर खत्म होने की कगार पर है? कोरोना की रफ्तार कम क्यों हुई? इन सवालों का जवाब अगर हां में होगा तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसा है नहीं। इन आंकड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि डेली केसेस की संख्या भले ही कम हुई, लेकिन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। 14 जनवरी को जब 2,68,000 केस आए तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 16.66% था। फिर 15 जनवरी को जब 2,71,000 केस आए तो पॉजिटिविटी का दर 16.28% था। फिर जब 16 जनवरी को केसेस कम हुए और 2,58,000 के करीब आए, लेकिन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19.6% हो गया। यानी टेस्ट करवाने वाले हर 100 में 19 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो फिर सवाल है कि डेली केसेस कम आने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कम टेस्टिंग। 14 जनवरी को जब 2,68,000 के करीब केस आए तो 16,13,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसी तरह 15 जनवरी को जब 2,71,000 से ज्यादा केस आए तो 16,65,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। और 16 जनवरी को जब 2,58,000 केस आए तो सिर्फ 13,13,000 टेस्ट हुए। यानी जब टेस्ट कम हुए तो डेली आने वाले केसेस की संख्या पर भी फर्क पड़ा। पर सवाल ये भी है कि आखिर लोग टेस्ट कम क्यों करवा रहे हैं? वैसे शनिवार और रविवार को देश भर में टेस्टिंग कम देखने को मिलती है। वैसे ये भी सच है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के आने के बाद देश भर में टेस्टिंग में कमी आई है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन्हें टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। संक्रमित के संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट जरूरी नहीं है। दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों का भी टेस्ट जरूरी नहीं है। इन सब के अलावा यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग टेस्ट ना करवाकर होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। हालांकि ये भी देखने को मिला है कि कोरोना महामारी की आर वैल्यू भी कम हो रही है। सबसे पहले ये समझिए कि आर वैल्यू होती क्या है। आर वैल्यू का मतलब है एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। मसलन अगर आर वैल्यू 4 है तो मतलब एक व्यक्ति 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। महामारी का अंत तब माना जाता है जब आर वैल्यू 1 से नीचे चली जाती है। आईआईटी मद्रास की स्टडी में पता चला है कि भारत में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर वाले हफ्ते में आर वैल्यू 2.9 थी, जो 1 जनवरी से 6 जनवरी तक 4 हो गई और 7 से लेकर 13 जनवरी तक देश की आर वैल्यू घटकर 2.2 हो गई है। यानी संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में केसेस में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले दिल्ली का डेटा देखते हैं। 13 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में 28,800 केस आए, जो 14 जनवरी को घटे
और एक दिन में 24,000 के करीब केस आए। 15 जनवरी को 20,700 के करीब और 16 जनवरी को 18,000 के करीब केसेस सामने आए। इसी तरह मुंबई में भी केस लगातार कम हो रहे हैं। मुंबई में भी 13 जनवरी को 13,700 केस आए थे। 14 जनवरी को कम हुए केसेस और 11,300 के करीब मामले सामने आए। 15 जनवरी को करीब 10,600 मामले सामने आए और 16 जनवरी को और कम होकर केसेस 7,800 ही रह गए। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, मुंबई, तो अभी हम कह सकते हैं कि ये पीक पे है और अगले 1-2 हफ्ते में केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा था कि बाकी एरियाज़ में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, रूरल एरियाज़ में हो सकता है कुछ समय तक रहे। तो ये पीक स्टेट बाय स्टेट, रीजन बाय रीजन वेरी करेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, फरवरी 15 तक केसेस हर जगह से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पार्टियां ऐसे ही घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोएडा में ऐसे ही घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। बघेल के साथ नियमानुसार 5 लोग ही थे, लेकिन गलियों में इस दौरान काफी भीड़ जुटी थी। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुझ पे कार्रवाई हुई, अच्छा किया आपने, लेकिन और लोग जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और 5 दिन से कर रहे हैं। मैं तो कल गया, अभी फिर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? फिर जाऊंगा। आखिर चुनाव है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे ही करेंगे। डर इस बात का भी है कि जैसे ही इन पार्टियों को बड़ी बड़ी रैलियां करने की इजाजत मिलेगी, तुरंत कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ सकती है। जैसे 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में बड़ा कार्यक्रम है, वो यूपी के हर जिले में जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी सभाओं में भीड़ भी आएगी, तो क्या फिर कोरोना फैलने का डर नहीं है? अब एक ऐसी खबर जिस पर आप फख्र महसूस करेंगे, गौरवान्वित करने वाली खबर है। देश में वैक्सीनेशन की अब बात करनी है, जिसे 1 साल हो चुका है। 16 जनवरी 2021 को भारत में कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। तब से अब तक भारत के वैक्सीन कार्यक्रम ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और अभी भी पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं दी है। लेकिन भारत के इसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से करोड़ों लोगों की जान बची है। दूसरी लहर में भारत के हालात को आप याद कीजिए और फिर सोचिए कि तीसरी में ये कितने भयानक हो सकते थे और इस भयावहता में कमी क्यों आई है। आपको बस एक ही जवाब मिलेगा, जवाब है वैक्सीनेशन। ठीक 1 साल पहले भारत का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। 16 जनवरी को भारत के एम्स के सैनिटेशन वर्कर मनीष कुमार को पहला टीका लगा था। एक साल में भारत के टीकाकरण अभियान ने कई आयाम छुए हैं और नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। भारत में अब तक 158 करोड़ टीके लग चुके हैं। भारत की 18+ की 92% जनसंख्या को 1 डोज लग गया है, जबकि 69% जनसंख्या को दोनों डोजेस लग चुके हैं। 15 से 18 साल के 43% बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करने पर भले ही ये लगे कि भारत में अभी भी एक अच्छी खासी आबादी को टीका देना बाकी है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है। 15 साल से नीचे की जनसंख्या को अभी टीका देना बाकी है, लेकिन उससे भी ऊपर संख्या करोड़ों में है। इंग्लैंड में सिर्फ 13 करोड़ 61 लाख डोज लगी है। अमेरिका में सिर्फ 53 करोड़ डोज लगी है। यूरोपियन यूनियन में भी भारत से आधी डोज लगी है। इन देशों की जनसंख्या भारत से बहुत कम है, लेकिन भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी सफल माना जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की भयावहता को कम करने में वैक्सीनेशन का बड़ा योगदान है। अगर हम देखें, वैक्सीन फर्स्ट डोज का कवरेज ऑलमोस्ट 90% टच कर गया है और सेकंड डोज का कवरेज भी 50% से अबव है।
तो वैक्सीन का जो यूज़ होता है जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ को कम करता है, तो ये मान सकते हैं कि क्योंकि इन्फेक्शन अभी जो हो रहा है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें वैक्सीन का रोल भी हो सकता है सीवियरिटी कम करने में, लेकिन ये शोध का विषय है, इसके बारे में और अध्ययन करने की ज़रूरत है। दूसरी लहर का ये हाहाकार किसे याद नहीं होगा, जब एक सांस के लिए पूरे देश में संघर्ष चला था। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे थे, अस्पतालों में बेड्स नहीं बचे थे, दवाइयों के लिए लोग तरस रहे थे, शमशान घाटों में सिर्फ चिताएं जल रही थी। तीसरी लहर में कोरोना के केसेस उसी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी आपके और हमारे जानने वाले कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन कोरोना की भयावहता उतनी ज्यादा नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीज कम संख्या में भर्ती हो रहे हैं। ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है। वैक्सीन की वजह से वायरस एक सामान्य फ्लू सा इस वक्त लग रहा है। वैक्सीन की वजह से मृत्यु दर भी कम है। देखिए, वैक्सीन के बारे में जो हमें जानकारी थी वो यही जानकारी थी कि अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बीमारी सीवियर नहीं होगी और मृत्यु दर कम रहेगी। और आपने देखा कि इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को हुआ, जो नंबर थे काफ़ी बड़ी तादाद में थे, लेकिन उस प्रकार से ना तो मृत्यु हुई है और ना उस प्रकार से हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों ने वैक्सीन के थ्रू प्रतिरोधक क्षमता विकसित की थी उसका कहीं ना कहीं जरूर इसमें योगदान रहा है। जिस तरह से कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का हमला हो रहा है, जानकार भी मान रहे हैं कि नए वेरिएंट के हिसाब से एक नई वैक्सीन बनानी पड़ सकती है। कोई भी वैक्सीन अभी तक इन्फेक्शन रोकने में नाकाम रही है। वैक्सीन सिर्फ सीवियरिटी कम करती है, तो जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन इंडिया में है वो सीवियरिटी कम करने में मदद ज़रूर करेगी, लेकिन स्ट्रेन स्पेसिफिक वैक्सीन बनाना ज़रूरी है। वो भी काफ़ी उस समय में अभी काम चल रहा है। आपको पता है दुनिया